महाराष्ट्र में ऐसा क्या है कि सारा जो क्रांति है वो 16-17 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और 22-23 साल में पीक पे आ जाता है, ऐसा क्या है? महाराष्ट्र की मिट्टी में है, महाराष्ट्र की हवा में है, महाराष्ट्र के माहौल में है। हिंदुस्तान का सबसे छोटे स्टेट में एक स्टेट हरियाणा है और हर परिवार में कम से कम 2 आदमी खेल रहा है। खेल के लिए ही जीते हैं, खेल के लिए ही मरते हैं। अगर हरियाणा कर सकता है सर, तो बाकी स्टेट क्यों नहीं कर सकते? सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने कैसे आपके दिमाग में है? कि आईएएस अफसर होने से पहले मैंने गांव के रास्ते बनाने में श्रम कार्य किया। सर पर ईंटें उठाई है, गांव की महिलाओं के साथ बैठ के निर्धूर चूल्हा कैसे बनाया जाए या गांव में बायोगैस प्लांट कैसे बना जाए, इस पर हमने काम किया है। 1980 के दशक में भारत की एकात्मता के सामने कई बुनियादी चुनौतियां थी। नमस्कार धर्माधिकारी साहब नमस्कार। हम यहाँ पे हैं एक मिशन के तहत। वो मिशन है इंस्पायर इंडिया नाउ। आप लोगों ने जो जिंदगी के अचीवमेंट लिए हैं और आप लोगों ने जो हार्ड वर्क किया है, स्पेशली आप जो हमेशा टॉप पे जाके वापस जीरो पे रिस्क लेके फिर से शुरू करते हैं, आपके बारे में देखा थी। आप इस देश की सबसे प्रेस्टिजियस सिविल सर्विस में आने के बाद फिर 8-9 साल 10 साल काम करने के बाद आपने छोड़ दिया। मैं समझ सकता हूँ, मेरे पिताजी आईएएस अफसर थे, मेरे मामा आईएएस अफसर हैं, घर में 13-14 आईएएस ऑफिसर। तब मैं ग्रेजुएशन किया कि मेरे को भी आईएएस बनना चाहिए। फैमिली को कन्विंस करके एक लंदन चला गया और मैंने वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर की डिग्री ली। फिर मैं केंद्रीय ज्वाइन किया और 10-11 साल नौकरी करने के बाद मैंने आई कम बाई। फिर मैंने देखा कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया, चुनाव ही लड़े रहे। फिर उसके बाद 3 साल बाद 4 साल बाद आपने उसको भी छोड़ दिया। फिर आप एक बड़े चरित्र में हमारे पे निकल खड़े, बहुत बड़े चरित्र में बात नहीं खींच और देश को बदलने का, देश के सोचने का तरीका आप बदल रहे। उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे इंस्पायर इंडिया टीम की तरफ से। एक चीज़, पहला सवाल हम आपसे पूछेंगे, सिंस इंस्पायर इंडिया में हम प्रॉमिस करते हैं कि अनकट एंड अनएडिटेड होगा, हम आपसे दिल से जुड़ रहे हैं और मैं को मालूम है आप भी दिल से ही जवाब देने वाले हैं। तो एक सवाल सर पूछते हैं कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने कैसे आपके दिमाग में है? पहले तो आपको, हमारे जो खने बिंत्रवर्य हैं साबले साहब को और सबको नमस्ते। और हमेशा पहली प्रार्थना है सर्वेत्र सुखिनः सन्तु। ये मैं मानता हूं कि जो मैं समझ चुका हूं ऐसी भारतीय संस्कृति, ये मेरी व्याख्या है कि भारतीय संस्कृति की व्याख्या का है तो जिसकी प्रार्थना है विश्व का कल्याण, तो मैं हमेशा उस प्रार्थना के साथ शुरुआत करता हूँ। बहुत बड़ी सोच, विश्व का कल्याण हो और जो हमसे छोटा काम हो रहा है वो हम करते नहीं। आपने जो सिविल सर्विस की बात की, तो उसमें प्रवेश करने के पीछे भी एक मेरे मन में राष्ट्र के प्रति सोच, वो बुनियाद है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि बचपन में शायद ही 3री या 4थी कक्षा में रहूं, एक स्वामी विवेकानंद की राजयोग किताब मेरे हाथ की और उसके पहले पन्ने से जो पढ़ना नया शुरू किया, एक तो मन और पूरी बुद्धि उसमें उसकी तरफ खींच पड़ी। ऐसे लगा जैसे स्वामी जी खुद मुझसे बात कर रहे। तो एक तरफ अध्यात्म का विचार, उसमें योग और भारत विश्व राष्ट्र के प्रति समर्पण, ये मुझे लगता है कि मूल रूप से है मुझ में उसको, और स्वामी जी ने उसको पहचाना, उसको आकार दिया। फिर जिस स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई वो स्कूल भी पूरा स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित था। वो मात्र स्कूल नहीं है, अच्छा, वो एक संगठन है जिसका काम ग्रामीण विकास में भी है, युवा संगठन में भी है, भारतीय संस्कृति के अनेक पहलुओं पर काम करने पर भी है। क्या नाम है? अधिकार ज्ञान प्रबोधि, उसका क्या था? ये आरएसएस का स्कूल। हाँ, मैंने जिन्होंने स्थापित किया सभी आरएसएस के कार्यकर्ता थे।
प्रचारक रहे थे पहले। बाद में उन्होंने तय किया कि स्वामी जी के विचारों पर आधारित स्कूल चलाए जाए। ऐसे विद्यार्थी जो ना मात्र अपनी करियर की ना सोचे, जो सोचे राष्ट्र के, और समर्पित कर दे कि देश की समस्याओं का कोई तो एक पहलू उठा के अपना जीवन उसके लिए समर्पित कर दे, ये सोच उसके पीछे थी। फिर स्कूल के बाद आईएएस होने से पहले 11 साल में उसी संगठन का पूर्णकालीन कार्यकर्ता रहा। उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए एक तरफ युवा संगठन की थी मेरे पास एक दल, उसके साथ साथ हमने कई ग्रामीण विकास प्रकल्पों में काम किया। मैं हमेशा ये बात एक किसी विशेष आनंद के साथ कहता हूँ कि आईएएस अफसर होने से पहले मैंने गांव के रास्ते बनाने में श्रम कार्य किया, सर पर ईंटें उठाई है, गांव की महिलाओं के साथ बैठ के निर्धूर चूल्हा कैसे बनाया जाए या गांव में बायोगैस प्लांट कैसे बना जाए, इस पर हमने काम किया है। अगर आईएएस अधिकारी के नाते अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो उसका मुख्य मूल है वो जो 11 साल पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में काम किया। उन्हीं सालों में पूरे देश भर में प्रवास भी किया। वो टूरिस्ट के नाते नहीं था, देश की समस्याएं समझ लेना, उनको अच्छी तरह से भापना और अपनी तरफ से ऊपर काम करना। विशेषकर 1980 के दशक में भारत की एकात्मता के सामने कई बुनियादी चुनौतियां थी, जैसे खालिस्तान आंदोलन तब खड़ा हुआ, जम्मू कश्मीर का अलगाववाद कुल मिला के 1984 के बाद में और बढ़ना शुरू हो गया। उधर असम में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आए थे, उनके चलते असमिया जो कि भारतीय संस्कृति उसको वहाँ पे चुनौती खड़ी हो गई। तो मैंने जाके इन समस्याओं का अध्ययन भी किया और मात्र अध्ययन नहीं किया, काम किया। इन्हीं सालों में जैसे हमने पंजाब में राष्ट्रीय एकात्मता की यात्राएं निकाली थी, पद यात्राएं, उसके लिए हमने पंजाबी भाषा सीखी, गुरुमुखी लिपि सीख ली, गुरु ग्रंथ साहब जो कि हमारी भी श्रद्धा का स्थान है, अच्छी तरह से पढ़ाई की। पंजाबी में शब्द कीर्तन कैसे होते हैं, तो हमने उस जमाने में जहाँ खालिस्तानी आतंकियों का दबदबा था उसमें से पदयात्रा की, गुरुद्वारा में रहे और मात्र एक संदेश था कि ये पूरा राष्ट्र एक है, किसी ने भी इससे अलग होने की बात करना गलत ही है। इन्हीं सारे अनुभवों ने मुझे आईएएस की शक्ति का परिचय करा। महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ कि मैं जापेकर बंधु से मिला, वो भी 22-23 साल की उम्र में क्रांति कर रहे हैं। सावरकर साहब का देखा, वो भी 22-23 साल की उम्र में क्रांति कर रहे हैं। राजगुरु साहब को देखा, वो भी 22-23। महाराष्ट्र में ऐसा क्या है कि सारा जो क्रांति है वो 16-17 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और 22-23 साल में टिक किया जाता है, ऐसा क्या है? आपने तो बहुत ही बड़े बड़े नाम लिए, मुझे मैं नहीं लगता मैं उनके चरणों में बैठूंगा, बट रीजन क्या ना हुई है, पर कैसे ऐसा हो रहा है? ये तो जनरली मैंने बाकी जगह देखा ये सब क्रांति 40 साल के बाद होती है, तब 2 बच्चे हो जाते हैं, बच्चे एजुकेशन हो जाता तब एक क्रांति है। महाराष्ट्र में देखा क्रांति 13-14 साल से आ जाती है। महाराष्ट्र की मिट्टी में है, महाराष्ट्र की हवा में है, महाराष्ट्र के माहौल में है। संत ज्ञानेश्वर जी ने पूरा जो ज्ञानेश्वरी ग्रंथ है अपनी उम्र के 16 में लिखा और उठते हुए नाले छोड़ते को मराठी की परंपरा वहां से शुरू हुई और ये इस प्रण के साथ शुरू किया। मराठी की पंक्ति है, ये मराठीची ये नगरी ब्रह्म विद्येचा सुकाळुकई, माने संस्कृत में जो मुश्किल से मुश्किल सोच है वो मैं आम आदमी की भाषा में बताने जा रहा हूँ। ये 16वें साल मेरा। सबसे जो महान नाम है शिवाजी महाराज का, माँ जिजाऊ की प्रेरणा से तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे मात्र उनके स्मरण से। तो हिंदवी स्वराज्य का जो प्रण उन्होंने लिया उम्र के 16 महीने को। आपने सावरकर जी की बात की, जिस सुबह यहाँ पुणे में चाफेकर बंधुओं को फांसी पर लटकाने वाले थे, उस रात तब जो 15 साल का लड़का था वह नासिक के पास रात भर जागता रहा कि कल सुबह देश के प्रति
चाफेकर बंधु बलिदान करने जा रहे। तो उस रात में सावरकर जी ने प्रतिज्ञा ली, जो कि बहुत ही उनकी पूरी उसके बाद जो 68 साल वो जिए एक यज्ञ की तरह जलते रहे। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के ये प्रेरणा पीछे जाती है। सर, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि दो महापुरुषों का जो विधान है बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि गांव की तरफ चलो, और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था शहर की तरफ से चलो। तो इन दोनों विधानों को आप किस तरह से देखते हो? गांधी जी की नज़र में एक ग्राम स्वराज्य का आदर्श था मन में, और गांव की भी एक आदर्श संकल्पना उनके मन में। और भारत अगर कहीं बसा हुआ है तो मुख्य रूप से वो गांव में है। और हमें भी अगर जिस विकास नीति पे चलना है तो ऐसी ना हो वो विकास नीति की जो मात्र इंडस्ट्रियल, इसलिए शहरी, और जिसका परिणाम अब जो दुनिया भुगत रही है प्रदूषण के रूप में। तो मुझे लगता है कि गांधी जी की दृष्टि में ये सब था। और जो गांधी जी की दृष्टि में भी भारतीय संस्कृति का आकलन था, वो मुख्य रूप से गांव समाज है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए वो कह रहे थे कि अगर नए भारत का जो निर्माण करना है तो गांव की तरफ चलो। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुभव किया था कि गांव में ही जात पात की सब जड़ें हैं, और अगर विशेषकर दलित गांव में रहेगा तो वो दलित ही रहेगा। इसलिए अंबेडकर जी का सुझाव था कि शहरों में जब हम एक दूसरे के साथ रहते हैं तो कहीं ये आमतौर पर ये विचार तक नहीं आता है कि कौन से किसकी जात है, या रेस्टोरेंट में खाने के लिए बैठे तो बगल में कौन बैठा है, ये खाना किसने बताया। ये जो विकास नीति के चलते, तो बाबा साहब अम्बेडकर का कहना उनके अनुभवों पर आधारित था। और अगर समता की दिशा में जाना है, दलित समाज की मुक्तता चाहिए, तो अम्बेडकर जी का सुझाव था कि शहरों की तरफ जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर के मन में गांव का जो एक आदर्श चित्र गांधी जी के मन में था वो न था, बल्कि वास्तविकता में जो अनुभव था। मुझे तो बाबा साहब अम्बेडकर की अपनी खास स्टाइल में उनका एक वाक्य मुझे याद है। ही सेड विलेजेस आर हीप्स ऑफ टंग। अभी की गंदगी या जो भी हीप्स ऑफ टंग इन एवरी फिगरेटिव स्पीच। तो मुझे लगता है कि दो बातों को मैं एक दूसरे के विरुद्ध नहीं मानता। गांधी जी कह रहे आदर्श की बात, और अंबेडकर जी बता रहे जो वास्तविकता है। हमें दोनों से सीखते हुए एक तरफ गांव का भी निर्माण करना है, और शहरों की भी अपनी समस्याएं तो है। और अगर अंतिमता जात की बात हो तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो इतनी गहरी जा चुकी है कि चाहे शहर हो गांव हो, जात पात अभी तक चलता रहता है। प्रकट वो अलग अलग तरह से होता है। आज के दिन में जात पात ज़्यादातर राजनीति के द्वारा प्रकट होता है। तो इन दोनों महान आत्माओं की बातों में मैं मेल कराने की कोशिश करता। एक क्विक फायर राउंड आपसे लेते हैं। आपको बहुत डीप एक्सपीरियंस है सोशल लाइफ का, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए नेहरू युवा केंद्र। सर, सबसे अच्छा पत्रकार आपको कौन दिखता? सिर्फ नाम चाहिए सर। अरुण सो। एक चीफ मिनिस्टर? मैं मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। एक प्राइम मिनिस्टर? मेरे मन में मोदी जी के प्रति भी बहुत ही गहरी श्रद्धा है, तो मैं इंदिरा जी को मानता। एक अभिनेता, हीरो? अमिताभ बच्चन। एक हीरोइन? उसमें भी फिर कई नाम है, वहीदा रहमान जी, मीना कुमारी, अभी इसमें शबाना आजमी और स्मिता पाटी हैं। एक प्लेयर? गावस्कर। पर उसमें भी फिर गावस्कर, सचिन, और सचिन के प्रति तो मेरे मन में प्रेम है, ये भावना है सर। यस के लिए सर, एक इन्वेस्टर कोई प्लेयर का नाम बताओ जिसको आप बहुत लाइक करके, जिसकी उम्र 30 साल से कम? ये जिसकी उम्र 30 साल से कम को थोड़ा सोचना पे। मैं काश विराट कोहली थोड़ा 4 साल कम उम्र की होता
विराट कोहली अभी 34 है ना, 33 है, और तो 35 हो गए ना। अन्यथा मैं विराट कोहली का बिल्कुल बड़े आनंद के साथ मौका देता। सर एक आईएएस ऑफिसर जो 10 साल से जिसका एक्सपीरियंस कम हो, ऐसे भी है सर। एक का नोट है। हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे फला केडर चाहते या फला नहीं चाहते, तब भी मेरे मन में था एक चाणक्य मंडल का विद्यार्थी जिसने मणिपुर में बेहतरीन काम किया, ऋषिकेश मोरक, जिसे कि प्रधानमंत्री जी ने उनके कार्यालय में भी लिया था, और अब जो है वॉशिंगटन डीसी में एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। वाह, क्या उस ऋषिकेश मोरक का पेट क्या। अब सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि 2036 का ओलंपिक भारत में होगा और आप नेहरू युवा मंडल के को आपने देखा है, और मेरे हिसाब से सरकार ने उसको एक बहुत बड़े पैमाने पे प्लाट किया था, ऑफिस बनाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जो जैसा वो चाहते थे वैसा डिलीवर नहीं था। सर आपके हिसाब से नेहरू युवा मंडल कैसे खिलाड़ियों की नर्सरी क्रिएट कर सकता? जो 2-3 बार आपने कहा, इससे मैं आभारी भी हूँ। मुझे बहुत आनंद है कि 2001 में पूरे भारतवर्ष के नेहरू युवा केंद्र संगठन का मैं पीजी था। तो एक तरह से तब की सरकार ने मुझ बहुत बड़ा ये विश्वास भी और जिम्मेदारी मुझे दी थी। ये भारत सरकार का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका पूरे देश के हर जिले में स्थान, हर जिले, और उसका मुख्य चार्टर ही है ग्रामीण युवाओं के लिए काम करो। फिर वो माध्यम बन जाता है कि हर गांव में युवाओं का संगठन कैसे बने। मुझे तो विश्वास है कि भारत के युवाओं में आज भी पूरी दुनिया जीतने का की प्रतिभा, और उसको पूरे सिस्टम का आधार देना जरूरी। फिलहाल तो मैं सीमित रखूंगा। आपने ओलंपिक की बात चलाई है, तो जो 2036 का ओलंपिक का संयोजन भारत करेगा, मैं कहूँगा उसके 2 मुख्य पहलू रहेंगे, जिसको मैं कम महत्व का कहता हूँ। वो पहलू है कि हमारे संगठन की काबिलियत, कि इज इंडिया कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। वो मैं जानता हूँ कि यस, इंडिया इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, पर वो 2036 में दुनिया को एक मिसाल दिखाएंगे कि भारत की काबिलियत क्या है, कि इस स्केल का इवेंट ऑर्गेनाइज। पर उससे महत्वपूर्ण है कि भारत को गोल्ड मेडल भी सबसे ज़्यादा मिलना जरूरी है। ये मैं कहूँगा उससे ये तैयारी अगर अभी से शुरू हो जाए, और जिसमें कैच देम यंग का प्रिंसिपल, कि जो अभी 6, 7, 8 साल के लड़के लड़कियां हैं जिनमें अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट की प्रतिभा दिखाई देती है, उसके एकदम वैज्ञानिक उसके आधार है, उनको अभी से तैयार करना अगर शुरू किया तो ये है जो आगे चल के भारत माता का नाम रोशन करेंगे और 2036 में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल ले आएगी। स्पोर्ट्स में जो डेवलप स्टेट्स हैं, लाइक गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, बहुत पीछे इससे क्या दिक्कत सर? एक तो मैंने ये बहुत ही रिलेटिव शब्द है, पीछे है। अलग अलग स्पोर्ट्स में क्रिकेट को छोड़ के अगर दुनिया के लेवल देख लें तो हम बहुत लो, पर भारतवर्ष की बात करें तो मुझे लगता है कि विद इन इंडिया वैसे महाराष्ट्र स्पोर्ट्स में पीछे नहीं। मुझे तो कहते हुए भी बहुत दुख होता है कि एक वक्त पंजाब था नंबर 1 पे, और पंजाब के स्पोर्ट्समैन ने तो भारत का नाम सुने। तो बड़ी दुख की बात है कि पंजाब को अब ड्रग ने खा लिया, अशांति है, पॉलिटिक्स ने खा लिया है हर किस्म के। तो ये दुर्भाग्य की बात है। वैसे तो मणिपुर ने भी, बैचुम भूतिया हो, मेरी कोम और बहुत सारे हैं, बहुत आर्चरी में बहुत सारे, या आर्चरी में है, राजस्थान से है। सर मैं ये देखा कि मतलब हिंदुस्तान का सबसे छोटे स्टेट में एक स्टेट हरियाणा है। हरियाणा ने एक मिशन शुरू किया सर, और मैं जाके देखता हूँ कि गांव में, खेतों में, हर किसान के खेत में कोई ना कोई खेल, और हर परिवार में कम से कम 2 आदमी खेल रहा है। एंड उन्होंने खेल को ऐसा मिशन बना लिया सर कि वो खेल के लिए ही जीते हैं, खेल के लिए ही मरते हैं। अगर हरियाणा कर सकता है सर,
तो बाकी स्टेट क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, पर छोड़ना चाहिए। हरियाणा ने जो किया उन नीतियों पर चलते हुए, उसको एक तरफ नीति, दूसरी तरफ फाइनेंसेस, लेकिन तीसरी तरफ मुख्य रूप से युवाओं में जो जोश भरा स्पोर्ट्स की प्रतिभा है उसको पहचानते हुए अगर मतलब मैं हरियाणा में देखता हूँ सर, 80-80 साल के ताऊ, 75-75 साल के ताई अपने बच्चों को खिलाने के लिए पुणे लाते, किसी पर पूना नेशनल की मुँह आता। तो बहुतों के लिए मैंने यहाँ रहने का, खाने का इंतजाम किया सर, उनको लैंग्वेज नहीं आता, इतने पैसे नहीं थे कि वो यहाँ रह सकें, फिर भी उन्होंने 4-4 महीने पहले के टिकट निकाले, ट्रेन कैंसिल हो गई, वो जनरल बोगी में 13 आवर ट्रेवल करके आए सर, और अपने बच्चों के साथ 8-10 दिन इधर लगे रहे। उन्होंने से 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लिया, 2-3 बच्चे हैं जो रह गए मेडल लेते लेकिन बहुत करीब के। मतलब उन्होंने एक इसको प्राइड बना दिया कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट जीत के आता है तो गांव के लोग गाते हैं, अगर वो स्टेट जीतता है तो पूरे तहसील के लोग गाते हैं, अगर वो नेशनल जीतता है तो पूरे 4-5 जिले के लोग गाते। और अगर ओलंपिक आया तो सर में उनका इतना प्रेशर है अभी कि ओलंपिक में चीफ मिनिस्टर से दमे पूरे कैबिनेट मिनिस्टर को, सारी पार्टियों के मतलब किसी भी पार्टी को सबको आना पड़ा सर। ये ऐसा मिशन बाकी जगह पे क्यों नहीं क्लिक करा? बाकी जगह हम खिलाड़ी देखते हैं सर, छोटी छोटी एप्लीकेशन लेके मंत्रालय पे चक्कर लगाते रह के, मतलब 20,000-25,000 की नौकरी मांगते हैं सर। हरियाणा जो है डीसीपी का डायरेक्ट डीसीपी पोस्ट देगा, और यहाँ पे सब छोटे छोटे मतलब इंस्पेक्टर बीएमसी में जॉब मांगते मिलता नहीं सर। मुझे बहुत आनंद है कि चाणक्य मंडल के संस्थापकों में एक वरिष्ठ और इनामदार साहब की तरह ही ग्रेट आईपीएस अफसर थे भीष्मराज बामसर सर। उन्होंने भारतवर्ष को शूटिंग के नक्शे में स्थान दिया। अब ये जो अंजलि भागवत, सुमा शिरोर, दीपाली देशपांडे, ये सारे भीष्मराज बामसर के स्टूडेंट्स थे शूटिंग। और उनके अंजलि जी के मन में भी पहले था कि मैंने यूपीएससी करके आए सुना, उनको बामसर ने ये दिशा भी दिखाई और वो जाके बने वर्ल्ड चैंपियन। तो पैशन में है जवाब की। बामसर खुद एक बेहतरीन से बेहतरीन अफसर भी थे, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने योग के आधार पर स्पोर्ट्स की शिक्षा कि जो मन की एकाग्रता जरूरी है, सो ये हर खेल में मेरे हिसाब से सर हर प्रोफेशन में जो है, मतलब मन की एकाग्रता। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ कि जब भी कुछ कहना होता आप बात बंद करके 30 सेकंड के लिए अपने को पॉज करके, तो मतलब वो क्या होता है, आपका सारा जो ताकत है वो ब्रेन में इकट्ठा होता है और फिर फोकस होकर निकलता है। वो चेहरे पे बहुत कामनेस देता है, ब्राइटनेस देता है, डिग्निटी देता है, डेप्थ देता है। सो मैं वही सोचता हूँ कि सर इतना अच्छे लोग महाराष्ट्र में हैं, इतना अच्छा इकोनॉमी है, लोग इतना मतलब कोऑपरेटिव कल्चर है कि मैं देखता हूँ 1200-1250 पतपेड़ी पूरे देश में है, जिसमें 735 पतपेड़ी अकेले महाराष्ट्र में है। कोऑपरेटिव का ऑलमोस्ट 60% अकेले महाराष्ट्र में है। बट सर जब भी बात आता है समाज बिल्डिंग के लिए, लाइक स्पोर्ट्स के लिए आता है, जब आप दूसरे के लिए वहाँ पिछड़ जाते। कहाँ है ये गैप देखते? अभी गणपति आएगा सर, पूरा महाराष्ट्र कोऑपरेशन में भर जाएगा, सब पंडाल ही पंडाल लगेंगे, चंदे इकट्ठे किए जाएंगे, 10 दिन सेलिब्रेट करेंगे। बट मेरे हिसाब से तिलक साहब के दिमाग में इस फेस्टिवल को लेके ये कहा कि महाराष्ट्र पूरे 365 दिन ये कोऑपरेशन, ये यूनिटी बनाए रखे। पूरा भारत, मात्र महाराष्ट्र नहीं, पूरा। हाँ, मतलब पूरा भारत तो करने चाहिए सर, बट एटलीस्ट महाराष्ट्र को तो सब कोई अगुवाई करनी चाहिए, क्योंकि तिलक साहब ने जो पहले शुरुआत किया और उसको इतना बड़ा किया, तो मतलब मेरे हिसाब से महाराष्ट्र को पूरे देश की इस पे अगुवाई करनी चाहिए। और मतलब पॉपुलेशन वाइज भी 12-13 करोड़ है, इकोनॉमी वाइज भी जीडीपी में 13-14% का हिस्सा है। तो मतलब भगवान ने वो सारे संसाधन दिए हैं कि महाराष्ट्र को लीड करना। कहाँ गैप आ जाता सर? एक तो महाराष्ट्र भूगोल की दृष्टि से भी, और 1000 से ज्यादा साल जो भूमिका महाराष्ट्र ने अदा की है वो पूरे भारत को जोड़ने की है, चाहे वो दक्षिण हो उत्तर हो। मराठी एक भाषा भी देख लो, महाराष्ट्र का रहन सहन है, महाराष्ट्र का
फूड है, सब में एक पूरे भारतवर्ष का सच्चे शिष्ट है। और हमने जहाँ से बात शुरू की कि संतों की भी परंपरा और सीख, और शिवाजी महाराज और भारतवर्ष के उस वैभवशाली अध्याय जिसका नाम है मराठों का इतिहास। तो मराठों का इतिहास ये किसी जात पात का नहीं है। मराठों के इतिहास का मतलब है कि शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेके महाराष्ट्र पूरे भारत के लिए लड़ा और ज़्यादातर जीता। इसको ये जब तक हम ये प्रेरणा बनाए रखेंगे तो महाराष्ट्र का कर्तृत्व हर क्षेत्र में प्रकट होगा। अगर महाराष्ट्र संकुचित होगा, अगर महाराष्ट्र एक साथ आने की बजाय जात पात पे तोड़ने की कोशिश हो, तो महाराष्ट्र की प्रतिभा कम होगी। इसके गैप अगर कहीं है तो हमें वो एक तरफ संतों की भी सीख और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज को आधुनिक समय में कैसे प्रकट करना है। तो मेरा तो फॉर्मूला है कि अपने आप को पहचानते हुए जीवन के क्षेत्र को सुनो, उस क्षेत्र में एक्सलेंस और क्रिएटिव होते हुए भारत माता की सेवा का। तो प्रतिभा दुनिया के सारे क्षेत्रों में, मराठी प्रतिभा भी उभर कर आए और मराठी प्रतिभा पूरे भारतवर्ष की प्रतिभा उभर कर आने के लिए काम करे। मैं एक ही छोटा उदाहरण, क्योंकि पिछले 2 दिनों में मैं उस पर चिंतन कर रहा था। उधर तमिलनाडु में M.K. स्टैलिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को विरोध करते हुए कहते हम पे हिंदी थोपी जा रही। उनकी बातों में असलियत तो है नहीं, पर मैं सोच रहा था कि महाराष्ट्र उस पर क्या करा। तो मुझे तो लगा कि भारतवर्ष की सारी भाषाओं का अध्ययन महाराष्ट्र में होना चाहिए। महाराष्ट्र की शिक्षा नीति में चाहिए कि तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और तेलुगु भी हमारी अपनी भाषाएं हैं, और हिंदी वगैरह तो है ही क्योंकि वो संस्कृतोद्भव भाषा है। तो मैंने एक अभी आर्टिकल लिखा है, वो आएगा आने वाले दिनों में छप के, कि एक तरफ जो संस्कृतोद्भव भाषाएं हैं उनसे तो मराठी का अच्छा रिश्ता है, और ये दूसरी तरफ एक महाराष्ट्र की बहुत महान विचारक थी दुर्गा भागवत जी, जिनसे मेरा गहरा रिश्ता था। उन्होंने तो भाषा शास्त्र के आधार पर यह साबित करके दिखाया है कि मराठी, कन्नड़ और तेलुगु ये भाषा अगिनी है, सिस्टर लैंग्वेजेस। और एक दूसरे भाषाविद थे डॉक्टर विश्वनाथ खैरे जी, उन्होंने उनके सिद्धांतों को नाम सम्मत सिद्धांत। सम्मत है संस्कृत, मराठी और तमिल ये जुड़े हुए, तो इस तरह से भाषा भी जोड़ेगी सबको। तो मैं मानता हूं कि यस, महाराष्ट्र का काम है पूरे देश को जोड़ना और पूरे देश के लिए काम करना। बट सबसे ज़्यादा दोस्त मेरे चेन्नई में हैं। मेरा एक बड़ा वार सेंटर जहाँ 400 लोग हैं, और मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ IIT मद्रास को कि जिन्होंने अपने कैंपस में मेरे को इतनी बड़ी जगह है। इनके सारे 15 साल में बहुत सारे हेड आए चले गए, लेकिन उनका प्यार, उनका जो ये था वो उतना ही क्लोज है। कई जगह हम कोशिश करते हैं, जैसा हाइपर लूप कमेटी बन रही थी, उन्होंने सामने से हमें ऐड किया, कमेटी में ऐड किया, मेरे को प्रेजेंट करने के लिए US मेरे को सेलेक्ट किया। तो मैं ये देखता हूँ कि इतने दिल के बड़े हैं कि कायदे से मेरा कोई अधिकार बनता नहीं था। हमने तो सिर्फ एक पेज लिखा था और उन लोगों को सलाह दिया था कि इस तरीके से स्टार्टअप में करना चाहिए। बट सर, मैं देखा कि जब ये जैसा आपने बोला ना, कभी राजनीतिक तौर पे आता, जैसे शिक्षा पॉलिसी है, 10 साल 12 साल सरकार ने मेहनत किया, सबने वोट किया, जब पार्लियामेंट में पास हुआ तो सबने वोट किया। बट जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है तो उसको अननेसेसरी विवाद बना, अरे बिटरनेस क्रिएट करिए। सो क्या ऐसा हो जाए, किस लेवल पे ऐसा हो जाए कि जो नेता है वो ऐसा सोच ना पावे, ऐसा सोचने को मजबूर ना करे। और मैं ये किसी दुर्भावना से नहीं कह रहा हूँ। जैसा एक बहुत दुर्घटना हुई पहलगाम में, पहले क्या होता था, लोग मरते थे तो बोलते थे भाई 30 लोग मरे। अब मैं देखा सारे टीवी चैनल, अखबार इंक्लूडिंग BBC, CNN बोला कि 26 हिंदू मारे गए। अब उसका क्या फायदा है? उसका फायदा है कि समाज के लोग अवेयर होंगे कि हमें कहाँ जो है मेजर्स लेने चाहिए, कहाँ करेक्शन करना चाहिए। जैसा वो हमारे देश में जाति बात नहीं है, कह के अपने को बुलावे में रखे, कहते कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान नहीं है, कह के हमारे यहाँ है, उसको ठीक करने की जरूरत है, तब सोल्यूशन निकलेगा सर। तो अगर मैं ये बोलूँ कि जैसा हम 3 लोग बैठे हुए हैं, आप 2 बड़े बुद्धिजीवी समाज सेवी है, तो क्या ऐसा करेक्शन लाया जाए कि बिना राजनीति को इन्वॉल्व किए इसको करेक्ट किया जाए?
करेक्शन है कि इस देश की एकता पेश करता, पूरी विविधता से सजी हुई लेकिन जो आंतरिक एकात्मता है, यह हमारा भारतवर्ष पूरा एक है। उसकी विविधता का हम स्वागत नहीं सम्मान करते हैं, उस पर गौरव करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि विविधता तो बाहरी आविष्कार के है, अंदर से हम एक। तो इस देश में जो हजारों सालों से एक संस्कृति की धारा चली आई, जब तक उस धारा को हम अपनी मानेंगे तब तक हम देख रहे नहीं। अगर उसके साथ भी राजनीति के चलते या वोटों की राजनीति के लिए कोई अगर जो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सब आपका क्या सुझाव, क्या सलाह? राष्ट्रीय एकत्वता, इसी के कारण ये समाज की चिंतन हो सकता है। एकात्मक भाव से जो भेदभाव मुक्त और समता युक्त समाज से इस देश में जितने भी समस्या अकारण पैदा हुई है वो समस्या मुक्त हो सकता। धर्माधिकारी साहब, आपसे चर्चा किया, बहुत नॉलेज मिला और बहुत इंस्पिरेशन मिला। ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक मैसेज चाहूँगा जिनके लिए प्रोग्राम बनाया जा रहा कि इंस्पायर इंडिया नाउ, कि आप जैसे जो आइकॉन है, जो धीरोम है, उनको जो सो कॉल्ड जिंजी जो यूथ हैं, जो करीब दुनिया में सबसे बड़ा हमारे पास स्कूल है, सबसे बड़ी संख्या है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? मैं कहूँगा कि भारत माता की सेवा करने का सपना अगर वो देखे तो जीवन में उनके आनंद भी आएगा और सारी काबिलियत को निखार भी आएगा। उसका मेरा फॉर्मूला है नॉलेज ऑफ द सेल्फ, चॉइस ऑफ करियर बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द सेल्फ, एंड देन अचीविंग एक्सलेंस एंड क्रिएटिविटी इन वन सोल चोजन वर्क। पर अगर ये अंदर से प्रेरणा है कि मुझे मेरे व्यक्तित्व के द्वारा, करियर के द्वारा भारत माता की सेवा करनी है, तो जीवन सफल हो जाए। सर, आप क्या मैसेज देंगे? तो यूथ को देश के लिए जीना है और ये सब अगर करना है तो पहले खुद के साथ लड़ना सीखना चाहिए। हम दुनिया की कोई भी फ्रंट पर हम लड़ सकते हैं, लेकिन खुद के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। तो अगर पहले खुद के साथ लड़े और खुद के साथ अगर विजय हासिल किए तो दुनिया का कोई भी लड़ाई आप जीत सकते हो। यानी कि मेरा कहना यह है कि पहले खुद के साथ लड़ना सीखो। ये अध्यात्म की भाषा है, तो अध्यात्म ये हमारी विरासत है। इस देश की विरासत ये हमारी अध्यात्म है, संस्कृति है। अगर आप इस देश की संस्कृति को जानो फिर मानो, तो फिर इस विरासत ही आपको विश्व गुरु बना सकती है। तो जो समाज अपना इतिहास, अतीत का स्मरण करेगा, वही समाज नया इतिहास बना सकता है। अगर हमें नया इतिहास नया बनाना है तो पहले अपने अतीत में जो उज्ज्वल इतिहास है उसे जानना पड़ेगी। सो दोस्तों, आज आप देख रहे थे ज्ञान की गंगोत्री, एक्सपीरियंस का एवरेस्ट और चलता फिरता ऑक्सफोर्ड और नालंदा और तक्षशिला विद्यालय। हमारे साथ बैठे थे धर्माधिकारी जी। आपने उनको सुना, उनको एक्सपीरियंस किया। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अपना फीडबैक हमें दें। हम नीचे अधिकारी साहब का भी, धर्माधिकारी साहब का भी ईमेल शेयर करेंगे। आप किसी भी प्रकार का सहयोग चाहते हैं कैरियर बिल्डिंग में,
आईएएस बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आप हम तक पहुँचें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। और हम दोनों जो बुद्धिजीवी हैं उनकी तरफ से आपको एक मैसेज देना चाहेंगे कि आप नशा से बाहर निकलें, भाई भतीजावाद से बाहर निकलें, जातिवाद से बाहर निकलें, भाषावाद से बाहर निकलें, एक मजबूत भारत का निर्माण करें, एक विश्व गुरु का निर्माण करें, भारत पे अभिमान करें, भारतीय होने पे अभिमान करें। जय हिंद, जय भारत।